Hello students, how are you all? I hope you're fine. This video is being recorded for your CBSE final examinations, 10th class English examination basically. So in this video, we are going to have a detailed analysis of what is the sample question paper and what kind of questions can be asked. इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पोज किए गए हैं आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश के 2022-23 के लिए क्लास 10th के लिए उन सभी क्वेश्चंस को एक बार हम डिस्कस करेंगे। आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ सकते हैं, इन व्हाट वे आर दे आस्क्ड, और क्वेश्चंस का टाइप कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, किस टाइप से उसको देख सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी बोथ इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज हिंदी। जो स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए मैं हिंदी में भी बताऊंगा, सो डोंट वरी। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जिन्होंने पूरे साल इंग्लिश में तैयारी तो की है, बहुत अच्छी मेहनत की है। दे हैव डन देयर वर्क ब्यूटीफुली एंड दे हैव डन देयर हार्ड वर्क, बट फिर भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम होती है। सो फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका सीबीएसई का 27th को, उसके लिए हम एक बार एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और पेपर में जाने से पहले, जस्ट बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। सो लेट अस बिगिन एंड आई वांट यू ऑल टू बी विद मी इन दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और किस किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। सो starting with the first sample paper. Basically, CBSE ने दो sample paper publish किए थे. So the first sample paper, which was given in which the first paragraph, the first composition comprehension is starting with the sentence, mountains have always been held in great awe by mankind. So this is the first sample paper. एक जो दूसरा sample papers publish किया था CBSE ने, it was basically not टाइटल्ड एज सैम्पल पेपर, वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस नाम से दिया गया था। सो दोनों को हम कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो एक बार देखते चलेंगे। सो beginning with the previous one, beginning with the first sample question paper which was given. So देख सकते हो यहाँ पे firstly all the general instructions are given and this have 15 minutes prior to your reading time will be allotted for your this question paper reading 15 minutes prior to your commencement of examination. पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा so that you can read it out. And after that, question paper contains three sections: reading, grammar, writing, and literature. Right. So these are three sections. Reading जो है वो separate section है 20 marks का. Grammar and writing section जो है वो separate section है 20 marks का. उसके बाद आपका जो literature section है, जो remaining 40 marks का आपका रह गया है, वो आपका literature section है. After that, specific instructions are given for each part. So you will be needing to read the instructions first and then you will be attempting the questions. अब questions जो है वो आपके यहाँ पर attempt करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो पहले ऐसा होता था कि वी यूज टू हैव वेरी सिंपल क्वेश्चंस, है ना। आपका प्री कोविड जो टाइम था, कोविड से पहले का जो टाइम था, उस टाइम पे जो क्वेश्चंस आते थे वो आपके एमसीक्यूज बहुत कम आते थे। उस टाइम पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा आते थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वजह से ही ऐसा होता था कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेंटेंस लिखने में प्रॉब्लम होती थी, सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती थी। राइट, दे यूज टू जस्ट take the sentences from the passage itself and then they used to write the answer। तो वो जो चीज है वो थोड़ी सी अब सीबीएसई ने चेंज कर दी है। सीबीएसई का अब जो असेसमेंट स्किल्स है वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेदर यू आर केपेबल इनफ of finding out answers and whether you are capable of connecting them, right। एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज बेसिकली वांटेड बाय सीबीएसई आफ्टर दिस कोविड एरा। राइट, कोविड एरा में आपको एक्चुअल में बोर्ड एग्जामिनेशंस तो हुए ही नहीं थे, बट फिर भी जो स्कूल एग्जामिनेशन थे उसके अंदर भी एमसीक्यू एग्जामिनेशन मोस्टली हुए थे।
2021 में हमने देखा था कि अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो 2021 में पिछला जो बोर्ड हुआ था उसके अंदर 40 मार्क्स का पेपर आया था, जिसके अंदर जो टर्म टू का पेपर था दैट वाज हाफ इन एमसीक्यू फॉर्म एंड हाफ इन थ्योरेटिकल फॉर्म। लेकिन टर्म वन का जो पेपर था उसके अंदर इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड था। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफरेंस है। तो अभी आप जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे इट विल बी ऑफ 80 मार्क्स, बट इसके अंदर आपके एमसीक्यू और थ्योरेटिकल पार्ट जो आपका राइटिंग पार्ट है वो दोनों ही मिक्स्ड है, बराबर सा इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा। तो सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स के अंदर आपके दो पैराग्राफ आते हैं बेटा। फर्स्ट पैराग्राफ इज बेसिकली डिस्कर्सिव टाइप पैराग्राफ। डिस्कर्सिव मींस different general things will be given, general facts, general things will be discussed in the first passage। और जो आपका सेकंड है दैट इज फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल पैसेज मींस इट विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट विल बी बेस्ड ऑन different charts, different pie charts, cues, hints given, एंड टेबल फॉर्म, राइट, टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा रहेगा। सो वो आपका फैक्चुअल पैसेज है। सो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट डिस्कर्सिव पैसेज में। सो वंस यू रीड दिस पैसेज, ये पैसेज रीड करने के बाद आप ये सैम्पल पेपर जो है ये डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी की ऐप जो है वहां से भी, और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई के। रीड करने के बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इट इज बेसिकली वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज इसके अंदर है। सो व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन्स इंस्पायर ऑ इन ह्यूमंस। तो वो आप आराम से पैसेज में देख के और फाइंड आउट कर सकते हो। Now the next type of question is select the option that corresponds to the following relation below। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, the this is a different kind of question from the previous one। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि you have been given a sentence। इस सेंटेंस के अंदर जो भी आपके पास अंडरलाइन वर्ड है उन्हीं अंडरलाइन वर्ड को आपको कनेक्ट करना है कि which particular option has the connection which is the same as the given sentence। जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है बिल्कुल उसी के जैसा जो कनेक्शन है वो आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, राइट। तो हियर यू कैन सी दैट द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल, राइट। बिल्कुल इसी की तरह आपको एक जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके साथ करस्पॉन्ड करता है, इसके साथ कनेक्ट करता है, इसकी तरह ही यूज किया हुआ है, सेम एज इट इज यूज किया हुआ है, राइट। तो आप इसमें से रीड करेंगे तो इस टाइप से आपको ऑप्शंस में फाइंड आउट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये आपको समझ के चलना है, आपको ये समझ के चलना है कि आपको कनेक्ट करना है, आपको ये देखना है कि किस तरीके से गिवन स्टेटमेंट में यूज किया गया है और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर सेम तरीके से ही ऊपर वाला यूज किया गया, राइट। तो अगर आप देखेंगे कि मोर इनक्रेडिबल एंड ग्रेटर, so these are corresponding to each other, these are kind of similar to each other, है ना। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस में, फर्स्ट ऑप्शन में है हायर और सेकंड वर्ड है लोअर, राइट। बी ऑप्शन में पहला वर्ड है मोर, सेकंड ऑप्शन इज लेसर। इन सी ऑप्शन फर्स्ट वर्ड इज स्मॉलर, सेकंड वर्ड इज बिगर, राइट। तो here you can see in all these three options ऑपोजिट वर्ड्स आर गिवन, राइट, सिमिलर वर्ड्स नहीं है। जैसे आपका सेंटेंस है मोर इनक्रेडिबल, ऐसे ही ग्रेटर दिया हुआ है, तो सिमिलर वर्ड्स है, काइंड ऑफ सिमिलर वर्ड। तो ऐसा ही आपका जो डी ऑप्शन है हेवियर और हायर, राइट। सो दीज करस्पॉन्ड सिमिलरली टू द गिवन स्टेटमेंट। तो ये आपका इसके अंदर आंसर रहेगा। ये पहला टाइप का आपका क्वेश्चन है बेटा। सो इस पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसको कनेक्ट करने वाले उसके सिमिलर आपसे ऑप्शन पूछ ले जाएंगे, तो आपको देखना है कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर मिलेगी। अंडरलाइंड वर्ड्स जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूर मिलेगी। Moving forward, we have third question। Third question में you have to select the option that displays what the writer projects with reference to the following। Now, another statement will be given to you. So, mountain climbing is undoubtedly one of the most popular adventure sports, right? So, seeing this particular statement, what is the particular thing or what is the particular idea
दैट द राइटर इज प्रोजेक्टिंग हियर। राइटर जो है, जो पैसेज जिसने लिखा है, वो क्या बताना चाहता है इस पर्टिकुलर लाइन से, राइट। सो ये आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाएगा। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स, राइट। सो दिस इज बेसिकली, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस का मीनिंग समझकर और फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है कि व्हाट इज द राइटर ट्राइंग टू से, व्हाट काइंड ऑफ आइडिया इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे। सो ये आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। तो पहला टाइप हमने देखा जहाँ पे आपको पहले सेंटेंस के साथ क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्ड करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये इसकी तरह है। सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन है वेयर द सेंटेंस विल बी गिवन, उसका आइडिया क्या प्रोजेक्ट होता है वो आपको दिया जा सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है। उसके बाद fourth question, this fourth question has been given in both these sample papers. As you can see here, this type of question is where you would be asked about a certain statement regarding a given reason, right? Another statement, एक दूसरी स्टेटमेंट दे दी, उसी के रिगार्डिंग एक और स्टेटमेंट आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा। इट विल बी बेसिकली अ फ्रेज, राइट। वो एक आपका फ्रेज हो सकता है, इट कैन बी अ होल सेंटेंस ऑल्सो, ठीक है, ये भी हो सकता है आपका। सो हियर एज यू कैन सी, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। आपको यहाँ पे फ्रेज लिखना है, यू डोंट नीड टू राइट अ फुल सेंटेंस, आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एक फ्रेज लिखना है दैट is connected with this particular reason, right? तो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे आते हैं। उसके बाद this particular type of question is has proven to be kind of new to some students. So fifth question is basically like a statement will be given and you would be required to state one point of similarity, right, or one point of you can say, here you can see the question number ninth, right. Question number ninth is also here, and you can see that you have to supply one point, ठीक है। सो दिस सप्लाइंग ऑफ वन पॉइंट एंड स्टेटिंग ऑफ वन पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन ये पहले आपके पैराग्राफ पैसेज में आया है, सैम्पल पेपर में आया है। सो व्हाट इज दिस, लाइक व्हाट इज सप्लाइंग एंड व्हाट इज स्टेटिंग वन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, व्हाट इज स्टेटिंग वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट। सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है that you have to provide a certain explanation, a certain reason for that particular statement। जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसका explanation हो सकता है, उसका justification हो सकता है, उसको justify करने के लिए पूछा जा सकता है। It can be an explanation for that, it can be just another statement which connects with it, right। So ये भी आपका एक अलग टाइप का इसके अंदर सैम्पल पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है, right। After that, here we have sixth question. Sixth question may there's another type where you are supposed to list two reasons why the writer says this. So another statement will be given. It is kind of same. ठीक है, एक आपको statement दे दी जाएगी and you are supposed to write two reasons why this statement is true or why this statement is false. तो इस तरीके से आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा। So till here, I hope you have understood that there are basically four types of questions which are different here. So first type is very simple, very straightforward. You will be given a question, option दिए जाएंगे, straightforward answer आप find out कर सकते हो। Second type आपका question है where you are supposed to be finding out the connection. You will be supposed to be finding out connection between these two, any kind of given sentences. And as you can see here, I have highlighted this more incredible and greater, right। इन दोनों words के लिए आपको क्या करना होगा, you will be needing to connect। After that, third type of question will be that where a certain sentence will be given, what the writer is trying to say वो आपसे पूछ लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको phrase लिखने के लिए बोला जाएगा
After that, next type of question is you will be needed to supply a point, or you can say give a point of difference, give a point of similarity, और you will be asked to list two reasons. ठीक है, दो reasons बताने के लिए आपको बोल दिया जाएगा. So इस type के questions आपको पूछे जा सकते हैं. After that, coming to the eighth question, this particular question is also kind of the third question which we had already done, right? So as you can see here, this third question, that what the writer is projecting, what the writer is trying to say, इस type का question है आपका eighth question, right? So the writer says a true mountaineer may challenge the mountain, yet it always respectful to the powerful forces of nature, right? So again, what the writer is trying to say, what is the reason that the mountaineer is respectful, right? What is he trying to project, right? So that is basically asked here. तो ये भी same kind of question है. After that, we have ninth question we have already discussed, supplying 1 point. Tenth question is kind of a different one. Evaluate the inappropriate reason for the feeling of exhilaration on reaching a summit that the mountain climbers experience. That the mountain climbers experience. So, in this particular question, you'll be needing to evaluate the particular paragraph. जो भी आपने रीडिंग किया है पैराग्राफ के अंदर उसको आप इवेल्युएट करेंगे और फिर उसके बाद you'll be needing to answer this question, right? So this was the first discursive paragraph which we had done. And in this particular discursive paragraph, I had given you 4 or 5 different types of questions. So you can understand now कि आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है. Supply 1 point जहाँ पर भी आ जाएगा, वहां पर आपको क्या लिखना है? वहां पर आपको ऐसा point लिखना है which justifies the statement. Or you can say which proves the statement, or you can say which explains the statement. Reason पूछा जा सकता है, difference का point पूछा जा सकता है, similarity का point पूछा जा सकता है. तो इस तरीके से आपको find out करना है. And don't worry कि ऐसा नहीं होगा that it will be out of the context. ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे. इफ यू हैव रेड द पैराग्राफ केयरफुली, अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है, अगर आपने बहुत अच्छे से पैराग्राफ पढ़ा है, अगर आप उसको समझ गए हैं, so you it will be very easier for you. It will be easier for you to attempt all these questions, right? After that, coming to the second paragraph, second passage, this particular passage is a factual passage. In this factual passage, as you can see here, that nothing is given as a pictorial data. ठीक है, pictorial data means graph, pie chart, bar graph, tabular form, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर. But as you can see that all the different informations are given here in the passage itself. ठीक है, passage के बीच में ही आपको informations दी हुई है. But information is nothing. Information is just data, right? Facts, data, everything which is given in the form of sentences as well, वो भी आपका factual paragraph के अंदर ही आता है. आप ये मत सोचिएगा कि आपको पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ नहीं मिला है तो इसका मतलब ये आपका डेटा नहीं है, राइट? एज यू कैन सी whatever I am highlighting here, right? 12.53, 2012 from 2011, 27.93 percentage. So all these things, all this is data, right? ये सब कुछ आपका डेटा ही है. तो आपको क्या करना है? आपको इसको स्टडी करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है कि किस चीज के बारे में, व्हाट इज इट बेस्ड ऑन. जब आप इसको समझ जाएंगे कि ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, तो देन you will be finding it very easy to answer all these questions. So coming to the questions of factual paragraph, इसके अंदर भी आपको ये देखना है. इसके अंदर आप देख सकते हो that the first question itself is infer one reason for the following. But I am telling you again and again कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है where you will be asked to supply a reason, you will be asked to give a particular justification, explanation. ये चीजें आपको दी जा सकती हैं करने के लिए, right? So this type of questions could be asked from you. तो आपको यहाँ पर एक ही काम करना है, आपको कुछ अलग से नहीं सोचना है. यू जस्ट नीड टू जस्टिफाई, एक्सप्लेन
in whatever way the statement is presented in the passage. पैसेज में जो आपको दिया हुआ है पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, इनको आंसर करना है, राइट? If we come to the second question, select the appropriate option to fill in the blanks. From paragraph 1, from paragraph 1, we can infer that the dash and dash of the northeastern states aid attracting the money rich and time poor tourists. Right. So यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है that you will be given fill in the blanks, right? Just like here in this question, fill in the blanks भी दिए जा सकते हैं. अब ये जो distinctiveness, conventionality, diversity, uniformity, modernity, ये जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा, राइट, ये जितने भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, इन सभी के जो मीनिंग है, राइट, ये आपको पैसेज में से पढ़ के ही फाइंड आउट करने हैं. ये और कहीं से नहीं मिलेंगे आपको. दीज विल बी गिवन हियर इन द पैसेज इटसेल्फ, राइट. अब ये जो वर्ड्स हैं, ये ऐसा नहीं है आपको कि एज इट इज मिल जाएंगे, राइट. दीज वर्ड्स विल नॉट बी गिवन एज इट इज इन योर पैसेजेस. ये आपको अपनी समझ से देखना है, right? If you know what is the meaning of distinctiveness, if you know what is the meaning of conventionality, if you know what is the meaning of diversity, uniformity, modernity, अगर आप इन अगर आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग पता है, तो obviously you will know that what kind of words can be used here. Yes, distinctiveness means differences, right? Uniqueness, right? And conventionality, which is something which is approved by a large group of persons. Diversity, you all know about diversity. Diversity means जो अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है, एक जगह पर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, तो उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं. Uniformity means when everyone is similar to each other. Modernity means when people try to live out the ways of modern society. So ये ऐसे सारे words. अब आपको ये देखना पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें क्या फिल हो सकता है, right? So these kind of questions can come in your exam. After that, third question. This particular kind of question has been a difficulty for a lot of students lately. तो ये क्वेश्चन जो है बेटा, ये बेसिकली इस टाइप के एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, राइट. सो एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो है, वो आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको और कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे आपको कनेक्शन बनाना होता है. कनेक्शन आई एम सॉरी, आई जस्ट रोट 1 minute. या यस, सॉरी फॉर दैट. सो एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो है, वो आपके ऐसे होते हैं वेयर यू आर सपोज्ड टू compare two particular words, what is the connection between them, and you just have to apply the same connection to a different set of words. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरोमा कुकिंग, राइट. यहाँ पे नीचे क्लू भी दिया हुआ है फॉर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे नीचे क्लू भी दिया हुआ है कि एनालॉजी क्या होता है. एनालॉजी वो होता है वेयर यू आर गिवन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स, उनके बीच में जो कनेक्शन है वही आपको दूसरे के साथ अप्लाई करना है. तो जैसे एरोमा एंड कुकिंग, ये दोनों कनेक्टेड है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके पेंटिंग और क्या वर्ड कनेक्टेड होगा उसके साथ, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो एरोमा, just like aroma is integral to cooking, right? So just like aroma is a part of cooking, so what is a part of painting, right? So ये आपको find out करना है, right? तो ये आप किसमें से find out कर सकते हो? You can find this out by finding a word from the पैराग्राफ, राइट. तो पैराग्राफ का नंबर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम पैराग्राफ 1, राइट. सो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड इट फ्रॉम देयर, यू कैन गो बैक टू द पैसेज, यू कैन फाइंड द वर्ड फ्रॉम देयर. सो जैसे कुकिंग में एरोमा होता है, लाइक एरोमा इज अ पार्ट ऑफ कुकिंग, जस्ट लाइक कलर्स, ह्यूज, राइट, शेड्स आर पार्ट ऑफ पेंटिंग, राइट. तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना आ सकता है. तो ये एनालॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये आपका मस्ट है, ये आपका पक्का आएगा, राइट. सो इस टाइप का क्वेश्चन एक पक्का आएगा जरूर, एंड इट विल बी फ्रॉम द फैक्चुअल
पैसेज। ठीक है, इसके मोस्टली चांसेस किससे हैं? फैक्ट्स बेस्ड पैसेज से, फैक्चुअल पैसेज से होंगे। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल लाइक एरोमा जो है, जैसे कुकिंग के साथ कंपेयर्ड है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक वर्ड देखना है जो यहाँ पेंटिंग के साथ कंपेयर किया गया। राइट, आई गेस आई एम क्लियर टू एवरीवन। सो ये जो आपको करना है एनालॉजी बेस्ड पैराग्राफ में, ऐसे करना है। After that, coming to the next type of question, fourth question. And in this fourth question, it is basically a very simple kind of question. जैसे पहले हमने किया था, simple है. You just have to fill in the blank with the given option. इसमें ज़्यादा अलग से कुछ नहीं है. After that, coming to uh, coming to the fifth question. In this fifth question, you have to select the chart that appropriately represent the trend of foreign tourist travels in the Northeast from 2011 to 2014 as per paragraph 2. Now, see, here in this particular question, आपको देखो पैसेज के अंदर आपको ये तो दिया ही नहीं हुआ है कि आपका ग्राफ नहीं दिया हुआ है, आपको कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, जो चीज आपके पैराग्राफ के साथ होनी चाहिए थी, इट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन नाउ। राइट, अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट पैराग्राफ 2 में जाना है। ठीक है, और उसके बाद हियर इट इज गिवन कि कौन से ट्रेवल्स को आपको कंसिडर करना है, ट्रेवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2011 टू 2014। तो 2011 से 2014 के बीच में किस टाइप का ट्रैवल का ट्रेंड था, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो वंस वी गो बैक टू दिस पैराग्राफ, so here you can see, uh, as you can see here, that in the northeast, right, as you can see, India during 2012 from 2011, right, which further rose to register a growth of 27.93% during 2013। अब ये आपको पता चल गया कि 27.93% है। फिर उसके बाद अब यहाँ से जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। फिर उसके बाद 39.77% का ग्रोथ रहा। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो ऊपर गया है, ऑब्वियसली। राइट, इसके पहले जो है, इसके पहले आपका कहीं पर भी मेंशन नहीं है। यहाँ पे 2005 आपका मेंशन है, यहाँ पे आपका 2006 मेंशन है। तो यहाँ पे आपका जो 2005 और 6 मेंशन है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम किसको कंसिडर करेंगे? हम अपना ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे जहां पर आपका 2011 12, राइट। फिर उसके बाद आपका 2013 कंसिडर्ड है। फिर उसके बाद 2014 आपका कंसिडर्ड है। तो 2011 से 2014 तक क्या आपका इंक्रीज रहा है वो आपको देखना है। तो वंस वी गो बैक टू द क्वेश्चन, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ऑब्वियसली 29 कम था, 37 इंक्रीज हो गया, तो मतलब जो इंक्रीजिंग वाला है वो आपका ऑप्शन में रहेगा, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस टाइप का ग्राफ का पक्का ही आएगा। हाँ, बट ऐसा है कि इन 2021 जो लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर आया था, विच वाज पब्लिश्ड बाय सीबीएसई, तो उसके अंदर ऐसा एक क्वेश्चन था फैक्चुअल बेस्ड, फैक्चुअल पैराग्राफ में। राइट, तो वहां पे भी था, यहाँ पर भी है, इस बार के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी है। तो होपफुली वी कैन वी कैन प्रैक्टिस इट, और हम होप कर सकते हैं कि ये आ सकता है पेपर में। आफ्टर दैट देखो, आपको विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देना नहीं है, बिकॉज फॉर इट इज़ ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, तो वही इसके नीचे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। हाँ, जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इस वीडियो को सुनते हैं, तो उसके उनके लिए क्या होगा कि ग्राफ का क्वेश्चन उनके लिए कंसिडर नहीं होगा। फिर उसके बाद इनको इसी क्वेश्चन का जो करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको इनको आंसर करना है।
right? After that, let us come to सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपका वैसा ही है जैसे आपका पहले था। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है और उसके अंदर आपको पैसेज से फाइंड आउट करना है। After that, there is another kind of question. Substitute the word witnessed with one word similar in meaning. अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपने पहले भी देखा होगा। You must have seen this kind of question, and this kind of question was usually given in the way that uh, find a word in the passage which मीन्स द सेम एज, और ये लिख के आपके नीचे चार ऑप्शन आ जाते थे, है ना। तो बेटा आपने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बस वही है, सेम है। इसकी जो वर्ड, जो मीनिंग है, जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बस। इसके अंदर और कुछ भी चेंज नहीं है। आपका वही है, मीनिंग वही है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, वर्ड कहने का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदल गया। So substitute the word witnessed with one word similar in meaning. Similar बोला तो same meaning वाला लिखना है, opposite in meaning बोला तो opposite वाला आपको find out करना है। तो जो word आपका underline होगा उसको आपको passage से find out करना है। Simple enough. Let us move on to next question. Eighth question. List any two examples of tourist facilities as referred to in paragraph 3। देखो बेटा ये बात थोड़ी सी अच्छी है कि you will be given you will be given every particular kind of instruction in the question itself, so you will not be struggling to find it out in the whole paragraph। ठीक है, पूरा पैसेज में आप उसको फाइंड आउट करते नहीं रहेंगे। आपको पैराग्राफ बता दिया कि यू विल फाइंड दिस आंसर इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। पैराग्राफ वन बोल दिया तो वहीं पे मिलेगा आपको आंसर, पैराग्राफ टू बोल दिया तो वहीं पे आंसर मिलेगा, पैराग्राफ थ्री बोल दिया तो वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये थोड़ी सी एक अच्छी चीज है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। सो आपकी सर्च को फिल्टर आउट करने के लिए ये चीज की जाती है। तो जैसा यहाँ पे बोल दिया कि पैराग्राफ थ्री में आपको फाइंड आउट करना है, तो यू विल बी फाइंडिंग एनी टू एग्जांपल्स फ्रॉम पैराग्राफ थ्री, राइट। सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द सेम। यहाँ पहले हमने रीजंस का क्वेश्चन देखा था, अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, राइट। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जो आया। उसके बाद let us come to the ninth question. List one reason why the researchers recommend that the formulation of a tourism strategy in the northeastern states of India be sustainable. तो easy है, straightforward question है, doesn't matter, इसको आपको find out करके लिखना है। Tenth question जो है, it is also a different kind of question. Select the option that titles paragraphs 1 to 3 appropriately with reference to information in the text. Here, you have to keep in mind that यूजुअली क्या होता था पहले कि यू वर आस्क्ड अबाउट द टाइटल ऑफ द होल पैसेज, है ना। ऐसा होता था कि आपको पूरे पैसेज का टाइटल जो है वो बताने के लिए बोला जाता था। इट वाज वेरी इट वाज अ कॉमन थिंग, है ना। तो पैसेज देखते ही कुछ स्टूडेंट्स जो है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता था, सबका सेम नहीं हो सकता ऑब्वियसली। In this particular way, English is a flexible thing, right? So क्रिएटिवनेस के मामले में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं पहले से ही, राइट, जैसे आपके यहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ का क्या टाइटल है अगर आपको देना हो, तो वो आपका जो है वो आपको बहुत अच्छे से पैराग्राफ्स को समझना है। What is basically the central idea of those particular paragraphs? देखो पैसेज का सेंट्रल आइडिया तो हमें पता है। पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है, इट इज बेसिकली अबाउट टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अलग अलग पैराग्राफ्स का जो आइडिया है, अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर क्या क्या बातें बोली गई हैं, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के समझ के और देखना है। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ठीक हो लेकिन बाकी दो गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बाकी दो ठीक हो पहला गलत हो, ऐसा भी हो सकता है, right? So you will be needing to read the paragraphs again and very carefully so that you can answer this kind of question। ठीक है, तो थोड़ा सा
मतलब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, ठीक है। तो इस चीज से क्या पता चलेगी, आपकी स्किल्स पता चलेंगी, दैट हाउ आर यू कनेक्टिंग एवरीथिंग, राइट, हाउ आर यू कनेक्टिंग एवरीथिंग, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कैसे कर रहे हो, इसी चीज से पता चलेगा, राइट। Okay, so this was all about these first two passages. So, as we have already seen here, we have discussed all these things about the first two passages. बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला सैंपल पेपर आया था, जो सेकंड वाला आया था, उसके अंदर भी हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी टाइप की चीज है। अब यहाँ पे जो ये पैसेज है फर्स्ट, डिस्कर्सिव जो पैसेज है, उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही टाइप के क्वेश्चंस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, बस कोशिश यही की जा रही है दैट हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट वन थिंग विद द अनदर, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स को आप कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो मेन चीज आपकी देखी जाएगी, राइट। अच्छा, एक डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर इज अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर, जो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है। जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ना आपके लिटरेचर के, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, वहां से भी आ सकता है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, right? Cookbooks are a guiding light. So this particular question here, it has been asked कि which of these options uses the same literary device as the line above. अब बेटा यहाँ पे literary device पूछा है। See, everybody knows that literary devices and poetic devices are some of them are kind of same, some of them are different, but जब भी आपको लिटरेरी डिवाइस इस तरीके से पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या देखना है कि जो आपकी मेन लाइन है, जो आपका मेन सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कौन सा है, वो आप अगर एक बार समझ लोगे, फिर उसके बाद आपको बाकियों में समझने में, फिगर आउट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी बना है इस सैंपल पेपर के अंदर, राइट। सो here, cookbooks are a guiding light, right? Cookbooks are a guiding light. So यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस है वो इन ऑप्शंस में से किस में होगा, वह बहुत आराम से फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस आर, दिस केक इज द हेवन ऑफ टेस्ट, these grapes are as sweet as candy. These biscuits are delicious. They are the best. This recipe was so interesting. It jumped right off the page. अब बेटा सामने से देखने पे ही पता लग रहा है कि आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। वाई? सी, cookbooks are a guiding light. This particular sentence has metaphor in it. ठीक है, ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि मेटाफर क्या होता है। मेटाफर इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ वर्ड्स लाइक as, such as, like, right? सो इस टाइप के वर्ड्स जो नहीं, जब यूज नहीं होते हैं, डायरेक्टली कंपैरिजन कर दिया जाता है, राइट। वन थिंग इज शोन एज द अदर थिंग, सो वहां पर आपको होता है मेटाफर। यहाँ पर भी ऐसा ही है, कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोला कुक बुक्स आर लाइक अ गाइडिंग लाइट, ये नहीं बोला हुआ है। तो यहाँ पे बोला कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट। सो बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है, दिस केक इज द हेवन ऑफ टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोला दिस केक इज टेस्टी और दिस केक इज डिलीशियस, दिस केक इज द बेस्ट, ऐसा नहीं बोला हुआ। यहाँ पे सीधा बोला गया दिस केक इज द हेवन ऑफ टेस्ट, राइट। तो अब केक को हेवन बोल दिया, दैट मीन्स जो हिडन मीनिंग है वो तो क्लियर है, हिडन मीनिंग है वो तो क्लियर है, बट यहाँ पर लाइक और एज वर्ड्स यूज नहीं किए गए, सो दैट इज वाई यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं, these type of questions can also be posed to you. After that, coming to sixth question, this sixth question you can see here, this is kind of the same where we did about the phrase and meaning, right? तो जैसा हमने पिछले वाले पेपर में किया था, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से है।
here you have to write a phrase from paragraph number 3 whose meaning is given here, right? So you can read the meaning and then you can find out the phrase, right? Sentence पूरा नहीं लिखना है बेटा. Phrase means it is a group of words but it does not make a complete sense, right? So there must be some or the other thing which must be missing. तो एक phrase सिर्फ group of words होता है, वो complete meaning नहीं होता उनके अंदर, right? So ये आप कर सकते हैं. After that, I already told you. हाँ, now here we have a seventh question which has uh, another thing which can be asked in your extract-based questions also, poetic questions also, right? So the social media chefs are here to stay. Now the statement is given to you. The question is, which of these best describes the tone in the above line, right? So ये जो tone है, what is basically tone? इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो tone is basically whatever is the emotion behind your speech. ठीक है, आप कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है. टोन का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि अगर कोई गुस्से में है, राइट, तो कोई गुस्से में है तो क्या बोलते हैं? गुस्से वाली टोन है, राइट. किसी को हम बहुत ही हंस के बात करेंगे तो बोलेंगे बहुत ही खुशनुमा टोन है, राइट. इट इज अ वेरी स्वीट टोन, इट्स अ वेरी सॉफ्ट टोन. तो यहाँ पे टोन का मीनिंग यही होगा कि द whatever इज द स्टेटमेंट, ठीक है, कुछ भी है स्टेटमेंट, कुछ भी है पैराग्राफ से या पैसेज से, किसी से भी, कहीं से भी, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी स्पीच है, उस स्पीच के पीछे का जो इमोशन है, right? The emotion hidden behind that speech, that is basically called the tone. तो वो आप सेंटेंस पढ़ेंगे उसी से समझ में आ जाएगा. सेंटेंस की जो मीनिंग है उससे आपको समझ में आ जाएगा, राइट. बस फर्क यहाँ पर यही रहेगा कि वो एक्चुअल में बोला नहीं जाएगा, वो आपके सामने लिखा हुआ होगा, ठीक है. द सोशल मीडिया शेफ्स आर हियर टू स्टे. सो इसका मतलब क्या है? दैट they will be here for a very long time, right? तो वो यहाँ पर बहुत टाइम तक रहने वाले हैं. अब वो बहुत टाइम तक रहने वाले हैं. दिस shows that the narrator, or you can say the speaker or the writer of the passage is hopeful, right? यहाँ पे hopeful हम कह सकते हैं. कहीं ना कहीं ये जो context है, वो अगर आप अच्छे से पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो हो सकता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंट भी हो जाए, राइट. जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे. हम स्टेटमेंट को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ में पैसेज के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है उसको देखकर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि whether this line is hopeful, whether the tone is hopeful or confident, right? So इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, टोन के क्वेश्चन बेसिकली आ सकते हैं. तो पोम वाले एक्सट्रैक्ट में तो आपके हैं ही हैं, right? It can also be asked in paragraphs also, right? I guess other questions we have already discussed. So yeah, here you can see that there is a simple question which we have already discussed before. Write an appropriate title for the passage. डायरेक्ट भी आ सकता है, बट जैसे हमने पहले वाला किया ऑप्शन बेस्ड भी आ सकता है. After that, here you can see that this is a factual passage. A tabular data is given, right? From here you can again state any two reasons, right? State any two reasons. ये question आया है आपका. Here you can say you have to give an information, that is this information sufficient to say she is addicted to video games or not. So here you have to give the answer also, that why or why not the statement is true. And you have to give the answer is in one sentence. So it will also check your comprehension skills, right? It will also check how you are, like, what kind of ability do you have in answering your questions, right? Again, analogy type of question is given. मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही that factual questions में factual based paragraph में आ सकता है, passage में आ सकता है. तो analogy के questions को बहुत ध्यान से करना आप लोग ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. You must be having different books which are containing sample papers from different sources. तो वहां से आप analogy के question कर सकते हो. After that, again we have this graphical question.
जैसे हमने पिछले में किया था एक ग्राफिकल क्वेश्चन, यहाँ पर भी है। तो सेम ही है, आपको बस क्या करना है कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, द आंसर इज बेसिकली इन द पैसेज, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज को जाएंगे, पैसेज में जाकर ये देखेंगे कि कौन सा डेटा इस ग्राफ को सपोर्ट करता है। आपको सिर्फ इतना ही देखना है। आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा गेम है, व्हाट इज द विच इज द गेम, विच टाइप ऑफ गेम डज द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट। तो आपको ये देखना है रीडिंग में कि कौन सा ऐसा गेम है जो इतना ज्यादा चैलेंजिंग है, राइट। और थोड़े से उसके अंदर फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स लगते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिव्यूज फ्रेंड्स कम देते हैं, राइट। एंड हाउ many people give it as a fun review, ठीक है। सो ये आपको देखना है कि ये जो डेटा है, गिवन डेटा की चैलेंजिंग सबसे ज्यादा हो, फ्रेंड सबसे कम हो, और फन रिव्यू जो है वो मीडियोकर पीपल ने दिया हो, ये डेटा किसके साथ कनेक्ट होता है, ये आपको पैसेज में जाके देखना है। यू विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट। After that, again, again the same kind of question कि write a word from the paragraph that means the same as underlined word। तो मैंने जैसे पहले लिखा था वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पक्का एक आने वाला है, either it will be similar meaning or opposite meaning, right? After that, we have we have had done these questions. So best suited as a title for the passage, ये टाइटल पैसेज का जो टाइटल वाला क्वेश्चन है ये आया है, ठीक है, चारों ही क्वेश्चंस में आया है। सो कीप दिस इन माइंड दैट व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज, उस पैसेज को रीड करते करते उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो आप बना के चले, राइट। You should be clear of what is the central idea of the passage, right beta? So this was the analysis of the first particular section. See, coming to the next section, grammar section. In grammar section, there is one particular thing that I would like to tell you. कि grammar section is not as it used to come in the previous years, ठीक है। previous years में क्या होता था that there used to be one question and there used to be options for that particular same question, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ऐसा आता था। बट हियर this particular year it has been done that every particular question is different, every particular question is differently framed. Like there will be 10 questions, right? There will be 12 questions, sorry. You have to attempt any 10 out of them. तो उन 12 क्वेश्चन में से 12 के 12 जो क्वेश्चन है वो आपके सेपरेटली फ्रेम्ड होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि एक कॉमन टाइटल है और फिर उसके बाद आपके ऑप्शन है, एरर फाइंडिंग जैसा कुछ नहीं है, राइट। जैसे पहले एरर फाइंडिंग होता था, इस ऐसा अभी कुछ नहीं है। सो इट इज बेसिकली फ्रेम्ड सेपरेटली फॉर सेपरेट क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक है, तो उसके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन फ्रेम्ड है, ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। इन द सेकंड क्वेश्चन अ कॉन्वर्सेशन इज फ्रेम्ड, उसके ऑप्शन दिए गए हैं। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन में अगेन अ स्टेटमेंट इज गिवन, ऑप्शंस आर गिवन। And fourth question, data is given. Here you have been given uh, error and correction for a single sentence only. ठीक है। व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट के 4 सेंटेंस आपको दे दिए, उन चारों सेंटेंसेस में एरर और करेक्शन। तो ऐसा नहीं है, सिंगल सेंटेंस दे दिया गया है, यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इटसेल्फ। तो एक ही सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो आपको फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट again, in fifth question, a statement is given. You have to fill in the blank with the correct option. In sixth question, you have been given a format of a letter, right? यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, लेटर का फॉर्मेट स्टार्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, बस इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक करना है। एंड हियर ऑल्सो इट इज टेस्टिंग योर knowledge of tenses, right? The correct form of verb, which correct form of verb will you use in the blank? तो वो आपकी नॉलेज जो है वो यहाँ से चेक हो सकती है। While reporting the dialogue, this is basically a difficulty for some of the students
कि उनको ये नहीं समझ में आता कि रिपोर्ट द डायलॉग का मतलब क्या होता है। बेटा, report the dialogue is nothing. You just have to change direct speech sentences into indirect speech, right? जो आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस हैं वो इस तरीके से आपको कन्वर्जेशन में दिए गए होंगे। जो आपकी कन्वर्जेशन है ये आप यहाँ देख सकते हो, ये आपकी यहाँ पे कन्वर्जेशन दी हुई है, ग्रैंडसन, कन्वर्सेशन बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड ग्रैंडपा। तो ये जो कन्वर्सेशन है आपकी, इसी कन्वर्सेशन के बेस पे आपका ये क्वेश्चन जो है ये फ्रेम किया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि टिल वेयर द कन्वर्सेशन हैज ऑलरेडी रिटन, फिर उसके बाद जो भी बोलता है उसको आपको चेंज करना है। अब जैसे यहाँ पर है ग्रैंडफादर सेज दैट, राइट? ग्रैंडफादर सेज दैट, दिस इज ऑलरेडी बीन रिटन, राइट? दिस इज ऑलरेडी बीन। अब सेज दैट के आगे क्या बनेगा वो आपको लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि यू डू नॉट नीड टू राइट अगेन कि ग्रैंडफादर सेज दैट दैट, तो आपको दोबारा नहीं लिखना है। आपको बस दैट दे दिया गया है, उसके आगे जो चेंज होना है आप सिर्फ उसको लिखिए, राइट? तो यू विल बी नीडिंग टू राइट दैट ओनली, ठीक है? उसको ही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर अगर चेंज होगा तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे। जैसे कन्वर्सेशन दिया है, ग्रैंडपा हु आर योर सुपर हीरोज, ग्रैंडपा सेज एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। सो अब इसको जब हम क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर के फॉर्म में देते हैं, तो इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज, ग्रैंडफादर सेज दैट, तो व्हाट डज ही से? सेज that it is anyone who shows kindness and compassion to others, right? ये आपका आंसर रहेगा इसका। Clear everyone? So this is the way you have to write down. This is the way you have to write down your answer. That वो आ गया उसके अंदर, उसके आगे का आप फिल करेंगे, उसको दोबारा से आप चेंज, मतलब दोबारा से मेंशन नहीं करेंगे दैट। Clear everyone. Coming to the next question, this is also error and correction sentence. Then after that, again, I have already told you कि reported speech का question आएगा तो ऐसे ही आएगा। आपको लिखा मिलेगा report तारीख question, right? Report Tariq's question, या report Seema's question, report Arun's question, report Amit's question, right? Report Muskan's question. So whatever is given here, beta, this only and only means कि ये आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि ही आस्क्ड और या ही कमांडेड और ही ऑर्डर्ड। तो इसके अंदर बेटा आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है दैट सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलीडे एट सी। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट? तो इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ ना कुछ सुनील ने शेयर की है तारिक के साथ, ठीक है? बट तारिक का क्वेश्चन क्या था वो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना। अब आपको ये तो पता ही है कि किसने क्वेश्चन पूछा, तारिक हैज आस्क्ड क्वेश्चन। किससे पूछा ये भी आपको पता है, सुनील से पूछा। तो उसके अंदर कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं गया है, राइट? तो उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा अब। सो यू विल बी स्टार्टिंग विद तारिक आस्क्ड सुनील, राइट? इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। अब उसने पूछा क्या वो लिखा हुआ है, डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी। सो यू विल बी चेंजिंग दिस अकॉर्डिंग टू द rules, ठीक है? You will be using the rules which are used to change an interrogative sentence while when it is changed from direct speech to indirect speech, वो आपको rules use करने हैं इस sentence को change करने। I hope I am very clear to everyone. After that, coming to the next question, 10th question is also a fill in the blank question. 11th question is also a reported speech question. यहाँ पे भी आपको conversation जो है उसको change करना है। रिपोर्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में आपको एक चीज ध्यान रखनी है दैट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टेंस, राइट? यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड दैट। जब आपने तैयारी की होगी तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि टेंसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
After that, 12th question is also a error finding question, right? So this was about the grammar section. Grammar section ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, I hope so, because जिस टाइप के questions यहाँ पे आपके sample papers में दिए हुए हैं, these are not very tough, right? These questions are very easy, these questions are very moderate, right? कुछ के लिए moderate हो सकते हैं, but mostly के लिए ये question जो हैं वो बेटा बहुत easy हैं, so they will be very well aware कि इनको कैसे करना है। एक चीज आप कर सकते हैं कि आपके पास जहाँ पे ऑप्शंस ज्यादा दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रामर है, पर्टिकुलरली ग्रामर के लिए आपको क्या करना है कि यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट ओनली 10। आप क्या कर सकते हैं, आप 12 के 12 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे 12 के 12 अटेम्प्ट करने का मेन रीजन ये होता है दैट द चेकर और इन्विजिलेटर दे माइट दे माइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो करेंगे ही, बट दे माइट चेक एनी 10। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि एनी 10 अगर करेंगे चेक, तो ऐसा हो सकता है कि आपके शुरू के एक दो गलत हो जाए, लेकिन अगर बाद के ठीक हो जाते हैं तो भी वो आपके ठीक माने जाएंगे, वो कंसिडर कर लिए जाएंगे, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस ठीक होंगे वो आपके आ सकते हैं। तो अगर इसमें आपने 12 के 12 अटेम्प्ट किए हैं, राइट, अगर आपने 12 के 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसके अंदर से अगर आपके स्टार्टिंग में एक गलत हो भी जाता है, ठीक है, या दो गलत हो भी जाते हैं, तो भी आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन दैट यू प्लीज अटेम्प्ट 12 आउट ऑफ 12 आंसर्स इन ग्रामर पोर्शन। नाउ कमिंग टू द राइटिंग स्किल्स पोर्शन। राइटिंग स्किल्स पोर्शन में आई गेस यू ऑल आर वेरी क्लियर कि व्हाट यू हैव टू डू। बेटा आपके सिंपल हैं, लेटर्स, बिजनेस लेटर्स हैं, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी हैं, लेटर टू एडिटर है। इन्हीं के अंदर से आपके जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स में वो आएगा, और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ का आएगा। सो इसके अंदर जितने भी आपने प्रिपरेशन की हुई है, जस्ट स्टिक टू दैट, स्टिक टू द फॉर्मेट, स्टिक टू योर कंपोजिशन स्किल्स। ठीक है, जो भी आपने प्रिपेयर की हैं, जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं, सो यू जस्ट स्टिक टू दैट, और कोशिश करें कि जितना अच्छे से वर्ड लिमिट में उनको कंपोज करके खत्म कर देंगे, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू, राइट। डोंट राइट एक्सेसिव, ठीक है, एक्स्ट्रा लिखने से कुछ नहीं होगा, इट वुड डू यू नो गुड, राइट। जितना आपका वर्ड लिमिट दिया हुआ है उतना आप लेके, एंड बिकॉज द वर्ड लिमिट इज स्पेशली गिवन टू यू जस्ट टू चेक योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, राइट। और यू कैन से कंपोजिशन स्किल्स, ठीक है, आप किस तरीके से कंपोज करते हैं अपना जो लेटर है, जो पीस ऑफ राइटिंग, किस तरीके से कंपोज करते हैं, व्हाट आर द वर्ड्स यू यूज, व्हाट आर द वोकैबुलरी, व्हाट आर द type of sentences you use, what is the type of information you use, that is basically more important in writing skills। तो वो आपको बहुत अच्छे से यूज करनी है। जितना एक्सेसिव लिखेंगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए वो एक नेगेटिव वे में जाएगा। Here I would like to tell you about SWOT notes। यहाँ पे SWOT notes जो हैं, बेसिकली SWOT क्या होते हैं, आपके एक तरीके से एनालिसिस का एक मेथड होता है, जहाँ पे आप S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट, ये आप मेंशन करते हैं। सो दिस SWOT एनालिसिस इज बेसिकली डन वेदर you you are supposed to do a work or not, right? When you can't decide, right, when you cannot decide कि this work is to be done or not, ठीक है, तो तब आप क्या करते हैं, स्वॉट नोट्स बनाते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आप उस चीज की स्ट्रेंथ लिखते हैं, आप उस चीज की वीकनेसेस लिखते हैं, आप उस चीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज लिखते हैं कि आपको क्या क्या मिल सकती है, आप उस चीज के अंदर आपके थ्रेट्स लिख सकते हैं कि क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं आपको, राइट। तो SWOT analysis basically gives a clear idea that you are supposed to do a work or not। तो यहाँ पे भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर SWOT एनालिसिस आ भी जाता है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कोई स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी। स्ट्रेंथ में कितने पॉइंट्स हैं, वीकनेस में कितने पॉइंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज में कितने पॉइंट्स हैं, और थ्रेट में कितने पॉइंट्स हैं। जिस चीज के अंदर जितने ज्यादा पॉइंट होंगे, उसी चीज को आप प्रेफर करेंगे।
राइट। अगर आपके स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज में पॉइंट्स ज्यादा हैं वीकनेस और थ्रेट से, तो आप क्या करेंगे? यू विल डू दैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव, let us take an example of this question itself. Here we have been given the situation of a girl, Gurmeet Kaur. She is an aspiring candidate for public funded engineering college. तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि SWOT एनालिसिस के बेस पे उसको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वी कैन ऑब्वियसली सी कि जो वीकनेसेस और थ्रेट हैं वो ज्यादा है, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, सो इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। बट आपको एनालिसिस करके एक एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखना है, right? You are supposed to analyze the situation of Gurmeet and then you have to mention कि she should take admission or not in that college. तो वो आपका conclusion point रहेगा, बिल्कुल final point रहेगा। In the same way, any kind of analysis can be given to you. Analytical paragraph में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि SWOT analysis दिया जाएगा। Analytical paragraph में आपका इस तरीके से, जो ये आपका नेक्स्ट बी पार्ट है, इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास क्या रहेगा? यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ, राइट? यू विल बी गिवन अ पैराग्राफ, पर्टिकुलर पैराग्राफ, उसको आपको रीड करके और सिचुएशन एनालाइज करके और लिखना पड़ सकता है। तो देयर इज नथिंग कि एक ही पर्टिकुलर काइंड का आएगा, किसी भी टाइप से आ सकते हैं। तो ज़्यादा घबराना नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि हम सिचुएशन को एनालाइज करके किस तरीके से हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ जो है उसको सिंपलर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ इज रिटन जस्ट टू मेक अ क्लियर पॉइंट अबाउट दैट पर्टिकुलर डेटा। जो भी आपको डेटा दिया हुआ है उस चीज को उस चीज को क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना पड़ता है, राइट? सो आई होप यू ऑल विल डू दैट। कमिंग टू द लिटरेचर सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन में बेटा देयर इज नॉट मच टू एक्सप्लेन बिकॉज इट इज ओनली बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिटरेचर, बट हियर ऑल्सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। For example, first thing is that in literature section, two extracts will be given, right? So, uh, first kind of extract will be from first flight, second will be from footprints without feet, and the second question of extracts will be from poems, right? Will be from poetry part. So, for poetry part, you have to keep in mind that there's one particular kind of question जो हमने पैसेज में भी किया है। उसमें क्या है that you will be given a particular sentence के I guess here it is not given, but ऐसा हो सकता है कि आपको ये दे दिया जाए, एक सेंटेंस दे दिया जाए और उसके अंदर आपको ये पूछ लिया जाए कि इस स्टेटमेंट में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो ऑप्शन में किसमें यूज हुआ है, राइट? तो जो हमने पहले किया था पैसेज में, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, उसके अंदर ही जैसे वहां पे यूज किए गए ऐसे ही आप यहाँ पे पॉइंट्स में यूज कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ हियर इन पोएट्री you can you can see that there are a particular type of questions. Okay, first question is, it is clear that personification is the poetic device used for no sun bury its feet because। अब यहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चन है वो ये है कि नो सन बरी इट्स फीट, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया, व्हाई पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड हियर। सो वो आपको क्लियरली करना है, ठीक है? वो आपको क्लियर करना है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है, दैट हाउ पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड हियर। तो इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है? पर्सोनिफिकेशन का जो डेफिनेशन है उसको यूज करना है, right? So definition of personification is that whenever an inanimate object is given qualities of a human being, right? So that is why personification is used. And here sun is basically burying its feet. Sun doesn't have actual feet, ठीक है? sun के actual feet होते नहीं है, but क्या है? It has been shown that it is burying its feet. feet किसके होते हैं? humans की होती हैं, राइट? तो इसीलिए उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज इट इज पर्सोनिफिकेशन दैट इज यूज्ड हियर। सो ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट पोएट हैज यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस
in the given lines. तो what effect does she wish to create by its use? अब poetic device use तो कर दिया है, लेकिन जो इफेक्ट है वो क्या आएगा? अब ये नहीं पूछा है कि पोएटिक डिवाइस कौन सा है। ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज किया है, लेकिन इफेक्ट क्या देना चाह रहे हैं, राइट? सो आई गेस यू ऑल नो कि नो बर्ड कुड सेट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन, एनाफोरा इज यूज्ड हियर। ठीक है, एवरीबडी मस्ट बी क्लियर कि एनाफोरा यूज हुआ है, बट यहाँ पर जो ए बी सी डी ऑप्शन है उसके अंदर से क्या इफेक्ट क्या आता है एनाफोरा में, वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट? सो व्हाई इज एनाफोरा यूज्ड इन सर्टेन लाइंस, तो वो आपको ऑप्शंस में से बताना है, राइट? ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं, वो आपको पैसेज से ही बताने। इमेजेस कैन बी गिवन, राइट? इमेजेस कैन बी गिवन, आई गेस प्रोज में होना चाहिए था इमेज, प्रोज में नहीं है, आई डोंट नो फॉर सम रीजन, बट image questions can come to you, then some images can be given to you, और उसके बाद उन images के अंदर से आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जा सकता है कि which image best expresses the idea of the extract, right? तो ये पूछा जा सकता है। In this fourth question also, idea of the empty forest, what it shows, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। So all these questions are, beyond text, कुछ beyond text हैं, कुछ बिल्कुल text के depth में जाके हैं, right? So you need to clear everything before you go to your exam, right? How does the use of enjambment impact this extract? अब enjambment जो use किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, वो extract को impact कैसे करेगा, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, right? वो आपको find out करना है। So another main important question, poet's tone in this extract, again जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि poet की tone भी पूछी जा सकती है। A certain extract is given here, right? So in this extract, what kind of a tone is used? तो वो आपको find out करके लिखना पड़ सकता है। After that, again, analogy questions are given here, right? Analogy का question आया है। After that, identify the reason for the speaker's need to color her hair as per the extract. Right. So extract के according, why does Anne Gregory like to, why does Anne Gregory need to color her hair? तो extract के हिसाब से वो किस लिए मतलब कलर करना चाहती है अपने हेयर को, right? So this basically is, in-depth knowledge of all the things that we have read in the literature. After that, every particular question here in the last are just extrapolation questions and questions beyond or and across your text. Across your text question वो होते हैं where one particular kind of question is used and then another chapter is included in it, right? एक चैप्टर से आपके क्वेश्चन दिए हैं लेकिन उसी को दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्ट करके जोड़ा जा सकता है, आपसे आंसर पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी वी हैव हैड दिस क्वेश्चन, ऑल राइट, आई गेस यस, हियर as you can see, just what I told you, not weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. This particular question. Now, this particular question has been used as a question of across the text. Across the text, why? Because it is asking here that if the message was given from Gautam Buddha's sermon to help the boy cope with the loss of his ball and what it signifies, right? So here, as you can see, कि sermon at बनारस एक चैप्टर है, सरमन एट बनारस को कनेक्ट किया गया है द बॉल पोएम के साथ, राइट? सरमन एट बनारस डील्स विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध एंड हिज sermons which he preached in बनारस about डेथ, राइट? उनका जो पहला सरमन था जो उन्होंने बनारस में प्रीच किया था
It was about a death, right? So it gave a different idea that what is death and how we need to deal with it. अब वो जो डीलिंग है डेथ के साथ उसी चीज को हम बॉल पोएम के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज द बॉय ऑल्सो लॉस्ट हिज बॉल, राइट? व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल ही वाज ग्रीविंग, ही वाज वेरी सैड, ठीक है? बट हाउ कैन गौतम बुद्धा explain the epistemology of loss to that particular boy? उस लड़के को कैसे समझाया जा सकता है कि भाई आपने जो बॉल खोई है, दैट इज नथिंग, मटेरियलिस्टिक थिंग है, एक बार गुम हो गई है वापस आ सकती है, आप एक एक बार गई है कभी और बाद में वापस आ सकती है आपके पास, सो यू शुड ओवरकम द लॉस। ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है उनके लॉस को मोurn नहीं करना चाहिए, उनको ग्रीव नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ग्रीव द लॉस ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, राइट? तो क्वेश्चन आपसे बस यही पूछा गया है कि हाउ कैन गौतम बुद्धा कंसोल दैट बॉय विद हिज sermon? तो ऐसे क्वेश्चन को बोला जाता है अक्रॉस द टेक्स्ट क्वेश्चन। सो you'll be needing a lot more lot more in-depth knowledge about both all these chapters in order to answer the question. ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे, but maybe long answer type questions will be of this kind. In the same way, the above question an is a collaboration of Mitchell the Otter and Tiger in the Zoo, right? As you have already seen and learnt in these chapters, कि Mitchell the Otter and Tiger in the Zoo, both these chapters, the Mitchell the Otter chapter and the poem Tiger in the Zoo, it deals with animals, right, in captivity. So, these kind of questions can be formed. So these questions can be formed, and I guess that you have understood, and we have done this analyze of this particular exam paper, sample paper, which was published by board. So the whole moral of the story of this whole video is that you don't need to, panic. Don't panic. You just need to remember one or two things, and those things are कि read the text, अपना लिटरेचर रीड करो। जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे, जितना ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज आपको होगी, उतना ही बेटर तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। And also, one more thing, that whatever you read, whatever you learn, whatever you practice, right, do it with diligence, right? क्योंकि whatever you learn this time, right, अभी 2 दिन आपके पास हैं, ठीक है? इन 2 दिनों के अंदर आप जितना भी प्रिपरेशन करेंगे, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर एग्जाम, राइट? तो अभी ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं उन सभी बातों को ध्यान में रखिए, एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा देन दिस, ठीक है? इससे आगे और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक एनालाइजिंग थी आपके बोर्ड के सैम्पल पेपर की कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई हैव गिवन यू एन अपर हैंड, ठीक है? एक पहले से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस तरीके से हमको उनको फाइंड आउट करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। इफ यू हैव फेस्ड दीज क्वेश्चन, अगर आपने फेस किए हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन, तो आपको फायदा ज़रूर मिलेगा, right? So this was all from my side. I hope you all will do your best in exam. So I'll take your leave now. All the very best to everyone जो भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर कर रही हैं, उन सभी को मेरा ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दैट विल all pass with flying colors, right? Thank you. Thank you, everyone.